नमस्कार, मैं अशोक कुमार पांडे। स्वागत है आपका टीसीएच पर। हाजिर हूं इजराइल, फलस्तीन, लेबनान, ईरान, मिडिल ईस्ट और इसके बहाने सारी दुनिया की खबरें लेकर। कल तक जो नेतन्याहू बड़े ऊंची ऊंची आवाज में कह रहे थे कि फिर से जंग होगी, सारे लोगों को वापस करो, अगर सारे हमारे अगवा किए हुए लोगों को वापस नहीं किया गया तो नरक बन जाएगा, जहन्नुम बना दिया जाएगा। ट्रंप अलग चिल्ला रहे थे, सारे लोग मिलकर चिल्ला रहे थे। 24 घंटे के अंदर सबकी आवाजें बदल गई हैं, सबके सुर बदल गए हैं। और अब एक्सियास की रिपोर्ट को अगर सही माने बराक डेविड, उनके ऊपर काफी मैं भरोसा करता हूं। इजरायली जो सरकार है, इजरायली जो एडमिनिस्ट्रेशन है, उसमें काफी अंदर तक उनकी पहुंच है और एक्सियास पे लगातार वो रिपोर्टिंग करते रहते हैं। ज्यादातर उनकी जो रिपोर्ट्स आई हैं, ज्यादातर उनकी जो ब्रेकिंग न्यूज आई हैं, वो अभी तक सही साबित हुई हैं। उनका ये कहना है, और सिर्फ उनका नहीं, और भी कई जगहों पर छपा है, लेकिन सबसे पहले उन्होंने ही ये कहा कि अब इजराइल कह रहा है कि ठीक है भैया, जो पहले 3 लोग तय हुए थे, शनिवार को उन्हीं 3 लोगों को वापस कर दो, हम वही सीज फायर जारी रखेंगे, जंग का हमारा इरादा नहीं है। अब रातों रात ये खेल कैसे बदल गया। कल तक जो इजराइल के प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू हो, चाहे कार्ड्स हो, चाहे बाकी सारे लोग हों, बड़ा बड़ा दावा कर रहे थे कि अगर शनिवार तक हमारे सारे के सारे होस्टेज नहीं लौटाए गए तो दोबारा जंग शुरू हो जाएगी और नरक बना दिया जाएगा, वगैरह वगैरह। वो सब कैसे बदल गया मैं आपको बहुत डिटेल में बताऊंगा, लेकिन उसके पहले एक बयान देखिए। और ये बयान जो है वो सारी दुनिया के सामने टीवी पर आया है ट्रंप का। ट्रंप कल टीवी पर बात कर रहे थे, टीवी पर कुछ ज्यादा ही बात करते हैं वो। शायद अपने पूरे कार्यकाल में बाइडेन ने जितना टीवी से बात की होगी और जितना भाषण दिया होगा, उतना पहले ही 10-20 दिन, 1 महीने में ट्रंप कर चुके हैं। तो टीवी पर एक बयान दे रहे थे और उस बयान में उन्होंने कहा कि गजा में जो कुछ हुआ है वो बेहद खतरनाक है। वहां पर बुरी तरह से घरों को जमींदोज किया गया है और एक पूरी की पूरी सिविलाइजेशन, वर्ड यूज किया है सिविलाइजेशन, यानी सभ्यता, यानी एक पूरी की पूरी सभ्यता को खत्म कर दिया गया। इसका मतलब क्या हुआ, गजा जो बेहद पुराना इलाका है, जो बेहद हिस्टोरिकल इलाका है, वहां पर जो मसाजिद थी, वहां पर जो पुरानी बिल्डिंग्स थी, उन सबको खत्म किया गया है और इस तरह से एक सिविलाइजेशन की निशानियां मिटा दी गई हैं। उन्होंने कहा कि 3 पीढ़ियां जो हैं उनको इसका नुकसान पहुंचा है। इसका मतलब क्या होता है, वो जो कुछ कह रहा है उसका मतलब होता है कि गजा के अंदर जेनोसाइड हुआ है। यानी सामने टीवी पर आकर ट्रंप इस बात को स्वीकार कर रहा है कि गजा में जेनोसाइड हुआ है। मैं इसका कोई बहुत बड़ा मतलब नहीं निकाल रहा हूं, लेकिन अमेरिका के किसी भी बड़े अधिकारी तक ने अभी तक इस तरह की बात नहीं की थी। अभी तक वो यही इशारे करते थे या यही थोड़ी बहुत बात करते थे कि थोड़ा बहुत नुकसान हुआ है, कुछ खास नुकसान नहीं हुआ है। लेकिन ट्रंप ने बिल्कुल ब्लंटली सामने आकर वहां पर जो कुछ कहा है उसका मतलब बहुत साफ है कि वो इस चीज को एक्सेप्ट कर रहा है कि वहां पर जेनोसाइड हुआ है। इसके साथ साथ अमेरिका के अखबारों में आज एक एक्सक्लूसिव स्टोरी आई है। वॉल स्ट्रीट जर्नल में है, न्यूयॉर्क टाइम्स में है और वहां के हवाले से कई सारे अखबारों में दुनिया भर के ये खबर छपी है कि इजराइल अगले 6 महीनों के अंदर ईरान पर अटैक करने की तैयारी कर रहा है। वॉल स्ट्रीट जर्नल या न्यूयॉर्क टाइम्स में यह खबर छपना और इसके साथ ही साथ एक और खबर का लीक होना कि अमेरिका पिछले काफी वक्त से, कई बरसों से ईरान के अंदर ऐसे लोगों को पैसा, हथियार और सहूलियत दे रहा है जो लोग ईरान की गवर्नमेंट को गिराना चाहते हैं। ये दोनों न्यूज़ेस जो हैं आज की ही हैं। वॉल स्ट्रीट जर्नल और न्यूयॉर्क टाइम्स में पहली खबर है जिसमें यह कहा गया है कि इजराइल ईरान पर हमला करने की तैयारी कर रहा है, और दूसरी खबर क्रेडिल पे है जिसका कहना है कि उसको लीक्ड सोर्सेज मिले हैं, लीक्ड पेपर्स मिले हैं जो ये बताते हैं कि अमेरिका लगातार ईरान में पैसे खर्च कर रहा है, हथियार दे रहा है उन सारे ऑर्गेनाइजेशंस को जो ईरान की सरकार गिराना चाहते हैं। इन दोनों खबरों को देखिए और इसके बाद ईरान का जो बयान है उसको गौर से सुनिए। ईरान ने बहुत साफ साफ कहा है कि हम एटॉमिक डील पर बात करने को तो तैयार हैं, लेकिन अमेरिका के प्रेशर में हम कोई बात नहीं करेंगे। कायदे से वो देख रहा है लेबनान का हश्र। लेबनान में लड़ाई चल रही थी, एकदम से अमेरिका से प्रेशर पड़ना शुरू हुआ कि सीज फायर हो। यह प्रेशर इसलिए पड़ा क्योंकि इजराइल लगातार कमजोर पड़ रहा था। चलो सीज फायर हुआ, पहले तो सीज फायर का शोर मचाकर नसरुल्लाह को मार दिया गया, वो थोड़े से असावधान हुए और उनको मार दिया गया।
उसके बाद क्या किया गया आप जानते हैं। उसके बाद पेजर बम वाला कांड किया गया। उसके बाद भी लगातार जंग में जब जीतने जैसे हालात नहीं बन रहे थे तो सीज फायर किया गया, और सीज फायर के साथ साथ जो डेट तय हुई थी पहले ही 18 दिन बढ़ाई जा चुकी है, और अब यह डिमांड कर रहा है इजराइल कि 10 दिन और दे दीजिए, हम 28 फरवरी तक रहना चाहते हैं। एक ही अखबार में दो खबरें छपी हैं, टाइम्स ऑफ इजराइल में ऊपर नीचे ये दो खबरें छपी हैं, जिसमें एक खबर कहती है कि अमेरिका ने एकदम मना कर दिया है कि नहीं 16 तारीख के बाद आपको अलाउ नहीं किया जाएगा, और दूसरी खबर यह बता रही है कि अमेरिका में इस बात को लेकर सहमति बन गई है कि चलो 28 तक अपनी हरकतें और कर लो। ईरान ये सारा कुछ देख रहा है, और ईरान आज से नहीं देख रहा है, ईरान बरसों से देख रहा है कि अमेरिका के ऊपर कोई भरोसा कर पाना मुश्किल है। इसीलिए वो कोई इस तरह का समझौता नहीं करना चाहता है जो उसके हाथ पांव काट दें। होगा क्या, ये तो समझौते का पालन करेंगे और इजराइल उस समझौते का फायदा उठाकर आगे बढ़ता जाएगा, और जब हालात उसके हिसाब से होंगे तो वो ईरान के ऊपर हमला कर देगा। इसीलिए बेहतर है कि अपनी ताकत को मजबूत करो। मैंने आपको बताया था कि अभी अमेरिका ने रशिया के साथ एक बड़ा समझौता किया है। वो लगातार नई नई मिसाइलें दिखा रहा है कि हमारी ये मिसाइलें तैयार हो गई हैं, और उसकी पूरी तैयारी को देखकर लगता है कि उसे भी यह अंदेशा है कि इजराइल कभी भी मौका मिलने पर ईरान पर हमला कर सकता है। इसीलिए वो अपने आप को पूरी तरह से तैयार दिखा रहा है। आप देखिए इजराइल और हमास के मामले में भी क्या हो रहा है। हमास ने बहुत क्लियर कहा, जब इजराइल ये धमकी दे रहा था, कार्ड्स और नेतन्याहू जैसे लोग ये धमकी दे रहे थे, या खुद ट्रंप ये धमकी दे रहे थे कि अगर सारे लोगों को शनिवार तक नहीं लौटाया गया तो जंग दोबारा शुरू हो जाएगी, तो बहुत साफ साफ लफ्जों में हमास ने कहा कि हम शनिवार तक 3 लोगों को लौटाने को तैयार हैं, और वो भी तब जब इजराइल अपनी शर्तें माने। उसने कहा कि जो पहले सीज फायर की शर्त लागू हुई थी हम उस पर चलने को तैयार हैं, आप रोज सीज फायर की शर्तें बदलोगे तो हम नहीं मानेंगे। अब हुआ क्या कि कल तक जो इजराइल बहुत उड़ उड़ के कह रहा था कि आपको 9 तक सबको रिहा करना पड़ेगा, उसने कल की डेट में अब तक के सबसे ज्यादा ट्रकों को इजराइल में जाने दिया है। बताया जा रहा है कि कल 801 इमदाद के 801 ट्रक जो हैं वो वहां पर पहुंचे हैं, यानी 801 ट्रक इमदाद वहां पर पहुंची है, जिसमें अलग अलग इलाकों में ट्रक्स भेजी गई हैं। ये जो 801 ट्रक गई हैं, इसमें 10 ट्रकें ऐसी हैं जिसमें गैस है, और 29 ट्रकें ऐसी हैं जिसमें फ्यूल है। इसी के साथ कतर ने यह घोषणा की है कि हम गजा को 15 मिलियन टन और तेल देंगे, यानी कि फ्यूल देंगे। दरअसल ट्रंप का जो पूरा खेल है, उस खेल को अब समझना आसान थोड़ा थोड़ा होता गया है। आप देखिए ट्रंप के तमाशे के बाद क्या हुआ। जो इजिप्ट खामोशी से बैठा हुआ था, अब वो आगे बढ़ चढ़ के कह रहा है कि हमने प्लान बना लिया है कि कैसे फलस्तीन को, कैसे गजा को हम रीबिल्ड करेंगे, कैसे वहां पे घर बनेंगे, कैसे रबल हटाया जाएगा, कैसे सड़कें बनेंगी, कैसे बिजली के नए तरीके बनेंगे, कैसे गैस फ्यूल इन सब चीज की सप्लाई बिल्कुल सही तरीके से चलेगी। ये इजिप्ट आगे बढ़ चढ़ के कह रहा है। जॉर्डन ने कह दिया कि उसके बीमार बच्चों का हम इलाज कराएंगे। सऊदी अरबिया भी कह रहा है कि रीबिल्ड करने में हम मदद करेंगे। अभी अरब लीग की मीटिंग होनी है, उसमें भी यही बात आएगी। तो सारी की सारी बर्बादी, तबाही, जेनोसाइड जो हुआ है, जिसकी बात ट्रंप कर रहा है, उसके लिए कौन जिम्मेदार है? इजिप्ट तो कतई जिम्मेदार नहीं है, जॉर्डन भी जिम्मेदार नहीं है, सऊदी अरबिया भी जिम्मेदार नहीं है, बाकी कोई जिम्मेदार नहीं है। सारी जो तबाही हुई है उसके लिए जिम्मेदार है इजराइल। तो कानून के हिसाब से उसकी भरपाई भी किसको करनी चाहिए? इजराइल को करनी चाहिए। लेकिन लगातार जो दबाव बनाना शुरू हुआ, सबको यह लग रहा है कि फटाफट हम रीबिल्ड कर दें, इसके पहले कि ट्रंप इस पर कब्जा करने की कोशिश शुरू कर दे। वहां पर कब्जा और वहां के लोगों को बाहर निकाला जाना, मैंने बताया कि अरब वर्ल्ड के लिए भी बहुत खतरनाक है। इसीलिए अरब लीग के एक सीनियर ऑफिसर ने कहा कि अगर यह होता है तो पूरे पश्चिम एशिया में आग लग जाएगी। ट्रंप यह बात जानता है। ट्रंप यह बात जानता है कि मुल्क कभी नहीं चाहेंगे, चाहे वो जॉर्डन हो, चाहे इजिप्ट हो, चाहे सऊदी अरबिया हो, वो कभी नहीं चाहेंगे कि उनके यहां फलस्तीनी आकर बसें। क्यों? क्योंकि फलस्तीनी जहां भी बसेंगे वहां से इजराइल के खिलाफ मूवमेंट चलाते रहेंगे। अब आप फर्ज कीजिए कि एग्जाम्पल आपको देता हूं कि जॉर्डन में फलस्तीनी पहुंच गए और जॉर्डन से उन्होंने ड्रोन की सहायता से इजराइल पर हमला करना शुरू कर दिया।
अब इजराइल के पास बहाना क्या हो जाएगा कि हमारे ऊपर हमला हो रहा है जॉर्डन की बाउंड्री से, यानी कि इजराइल हैज द राइट ऑफ सेल्फ डिफेंस, जो उनका पुराना गाना है, उस गाने को गाते हुए उनको हक मिल जाएगा जॉर्डन के ऊपर हमले का। इजिप्ट में इसी तरह से मौका मिल सकता है उनको हमले का, सऊदी अरबिया में मिल सकता है मौका हमले का, सीरिया में तो हमला कर ही चुके हैं, इलाके पे कब्जा कर ही चुके हैं। तो इस तरह से अलग अलग इलाकों में फलस्तीनियों को भेजकर वहां पर बवाल जब होगा तो हमला करके जो पुराना इनका एक ख्वाब है ग्रेटर इजराइल बनाने का, आप इस वीडियो को देखकर समझ सकते हैं कि कैसे वो ग्रेटर इजराइल बनाने की दिशा में धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। अब ट्रंप अच्छी तरह से जानता है कि कभी भी अरब कंट्रीज ये नहीं चाहेंगी कि उनके यहां हमला करने का बहाना मिले इजराइल को और उनको इजराइल से या किसी भी मुल्क से जंग करना पड़े, क्योंकि इजराइल से जंग करने की सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि बाकी मुल्कों से जब जंग करते हैं, जैसे मान लीजिए ईरान इराक का वार हुआ तो अमेरिका ने मदद की, या फिर अगर आप देखिए कि जब सऊदी अरब की लड़ाई चल रही थी यमन के साथ तो भी अमेरिका ने मदद की। तो ऐसे जो लड़ाइयां होती हैं उसमें जो उसके अपने देश हैं, जो उसके अपने पसंदीदा देश हैं, उनकी वो मदद करता है। लेकिन इजराइल से अगर इजिप्ट की लड़ाई हो जाएगी, इजराइल से अगर जॉर्डन की लड़ाई हो जाएगी, इजराइल से अगर सऊदी अरबिया की लड़ाई हो जाती है तो अमेरिका कतई मदद करने नहीं आएगा। सबको पता है ये बात कि इजराइल के आगे वो किसी की मदद करने नहीं आएगा। ये बड़ी मुश्किल क्रिएट करेगा, लड़ाई सबके लिए खतरनाक हो सकती है। तो अरब वर्ल्ड कैसे भी नहीं चाहेंगे कि फलस्तीनी आकर उनके पास रहें, ये अमेरिका जानता है। और अमेरिका यह भी जानता है कि अगर गजा को रीबिल्ड करना है तो उसमें अच्छा खासा पैसा खर्च होगा, और रीबिल्ड तो करना ही पड़ेगा, आज नहीं तो कल। अब यह पैसा इजराइल देगा नहीं तो किसके ऊपर पड़ेगा? अमेरिका के ऊपर पड़ेगा। अमेरिका यह पैसे खर्च करना नहीं चाहता है, और अमेरिका अगर यह पैसे खर्च नहीं करना चाहता है तो कौन खर्च करेगा? अरब मुल्क। तो अरब मुल्कों पे प्रेशर बनाने के लिए कि फटाफट पैसे निकालें अपने पॉकेट से, अपने तिजोरी से फटाफट पैसे निकालें और फलस्तीन को रीबिल्ड करने के लिए शुरू करें, उसने ये शगुफा छोड़ा है कि अमेरिका गजा के ऊपर कब्जा करने वाला है और गजा के लोगों को निकालकर इजिप्ट में या फिर जॉर्डन में या फिर इजिप्ट और जॉर्डन दोनों जगहों पर बसाया जाएगा। ये पूरा का पूरा खेल फिलहाल समझ में आता है। मुझे बिल्कुल नहीं लगता कि ट्रंप इस समय हमास के साथ इजराइल की कोई लड़ाई चाहेगा, और मुझे यह भी नहीं लगता कि ट्रंप ये नहीं समझता है कि गजा पर कब्जा करना और गजा के 20 लाख से ज्यादा लोगों को बाहर निकालना कोई बच्चों का खेल नहीं है, लगभग इम्पॉसिबल टास्क है। लेकिन वहां की रीबिल्डिंग का सारा खर्चा अरब मुल्क उठा लें, कभी यह डिमांड ना करें कि इजराइल पैसा दे, कभी यह डिमांड ना करें कि अमेरिका मदद करे। इसके लिए यह सारा का सारा नाटक, यह सारा का सारा तमाशा फैलाया गया है। हालांकि इजराइल में एक ऐसा हिस्सा है पॉलिटिकल लोगों का जो चाहता है कैसे भी जंग चलती रहे। बेन गुवेर जैसे लोग जो हैं, जब कल खबर आई कि इजराइल खुद आगे बढ़ गया है, इजराइल ने खुद वहां ज्यादा ट्रक भेजे हैं और अब वो कह रहा है कि 3 लोगों को रिहा करने के बाद ही हम समझौता कर लेंगे, तो बेन गुवेर ने फिर चिल्लाना शुरू किया कि हमारी सरकार ने समर्पण कर दिया। जो गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिली थी उसका फायदा नहीं उठाया। दरअसल ट्रंप के बयान से नेतन्याहू ही अकेला नहीं, इजराइल के बहुत सारे नेता जो हैं वो हाई में चले गए हैं। ये मेरी नहीं, अखबार की हेडिंग है। हाई में जाने का मतलब नशे में आ गए हैं। जैसे आप कोई नशा कर लेते हैं तो आप दूसरी दुनिया में पहुंच जाते हैं, आपको लगता है बहुत ज्यादा ताकत है। आप जानते हैं शराब ज्यादा पी लेने के बाद बंदा कहता है आज गाड़ी तेरा भाई चलाएगा, फिर उसके अंदर इतनी ताकत हो जाती है कि उसको लगता है वो डीएम से भी लड़ सकता है। ये अलग बात है कि जब थप्पड़ पड़ता है और होश में आता है तो उसके समझ में आता है कि नशे की ताकत कोई खास ताकत होती नहीं है। वही हालत हुई है नेतन्याहू और उनके मिनिस्टर्स की। ट्रंप ने कुछ बयानात दे दिए हैं और इनको लगता है कि इनकी सारी प्रॉब्लम, जितने इनके ख्वाब थे, ट्रंप अमेरिका में बैठ के सारे पूरे कर देगा। इनके समझ में नहीं आता है कि उस ख्वाब और हकीकत के बीच में गजा के 20 लाख लोग हैं। कल एक वीडियो बहुत वायरल हो रहा था ट्विटर पर, जिसमें 2 लोग हैं, 2 दोस्त होंगे या 2 भाई होंगे। बताया जाता है कि ये अपने अपने परिवार में अकेले बचे हुए हैं। ये रिकॉर्ड किया इन्होंने वीडियो, जिसमें अपनी भाषा में ये बात करते हैं कि सुनो, ट्रंप जो है ना वो फलस्तीन को खरीदने वाला है। उसके बाद दूसरा पूरी तरह से हंसना शुरू कर देता है और लास्ट में दोनों कहते हैं कि ट्रंप की औकात नहीं है कि वो फलस्तीन को खरीद सके, फलस्तीन कोई बिकाऊ चीज नहीं है। ये तो एक वीडियो है।
हमास के साथ 14 महीने की लड़ाई में इजराइल के ये समझ में आ चुका है कि अभी जो नई रिपोर्ट आई है उसको अगर हम सही माने तो 14% लोग गजा के उसने मारे हैं, 3,06,000 से ज्यादा लोग मारे हैं। सबसे ज्यादा किसी एक साल में सबसे ज्यादा अगर सहाफियों की मौत हुई है, अगर पत्रकारों की हत्या हुई है तो वो पिछले साल में हुई है और उसके बड़े हिस्से के लिए इजराइल जिम्मेदार है। और ये सब के बावजूद 14 महीने में वो हमास को ना तो खत्म कर पाने में कामयाब हुआ है और ना गजा के लोगों की हिम्मत तोड़ पाने में कामयाब हुआ है। तो आगे भी अगर जंग होगी तो जीतना इतना आसान नहीं होगा, बल्कि जीतना नामुमकिन होगा। और 20 लाख लोगों से गजा पट्टी को खाली कराना तो एक केवल ख्वाब हो सकता है। कैसे उन लोगों को या तो आप सबको मार देंगे या फिर कैसे बाहर करेंगे ये आपको खुद पता नहीं है, और खासतौर पे तब जब अमेरिका कह चुका है कि अपने सैनिक हम किसी हाल में वहां पर नहीं भेजेंगे। अभी फिलहाल हालत यह है कि सीसी को उसने अमेरिका बुलाया था, जॉर्डन के किंग वहां पे गए थे, वो कल आपने वीडियोस देखे होंगे। सीसी को भी बुलाया गया था, कहा गया था व्हाइट हाउस में आइए और मिलिए ट्रंप से, लेकिन सीसी ने बहुत साफ कह दिया है कि अगर गजा के लोगों को उजाड़ना इस बातचीत के एजेंडे में है तो मैं फिलहाल व्हाइट हाउस नहीं जाऊंगा। खुद अमेरिका में अपने तरह के तमाशे चल रहे हैं। अमेरिका में ऐसा नहीं है कि ट्रंप जो कर रहा है सब लोग उसके साथ खड़े हैं। एक सर्वे आया कि कितने लोग ये चाहते हैं कि इजराइल को जो मदद मिल रही है वो बढ़ाई जाए। केवल 15% ऐसे लोग मिले जिन्होंने कहा कि इजराइल को जो मदद मिल रही है उसको बढ़ाया जाए, जबकि 35% लोगों ने कहा कि इजराइल को जो मदद मिल रही है उसको घटाई जाए, और केवल 27% लोगों ने यह कहा कि जो मदद मिल रही है वही मिलती रहे। यानी अगर आप सब जोड़ देंगे तो 85% अमेरिकी ये चाहते हैं कि मदद कम से कम बढ़ाई ना जाए। ट्रंप को कहीं ना कहीं यह भी ख्याल रखना पड़ेगा, क्योंकि 85% लोगों में उसके फॉलोअर्स की संख्या भी बहुत बड़ी होगी। अभी वहां के सीनेट के अंदर एक नया बिल आया है जिसमें साफ साफ लिखा गया है कि अमेरिका गजा के ऊपर कब्जा नहीं करेगा। तो एक हिस्सा है अमेरिका का जो ट्रंप के इस तरह की नीतियों के बिल्कुल खिलाफ है। और दुनिया में जो हो रहा है वो तो आप जानते ही हैं। आयरलैंड का यह अखबार देख लीजिए, इस अखबार पे लिखा हुआ है नेतन्याहू वांटेड है। स्कॉटलैंड के एक एक्स एमपी हैं, उन्होंने इस पूरे के पूरे जो तमाशे को, गजा के लोगों को गजा से बाहर निकालने का जो खेल है उसको एब्सर्ड कहा है। आप अगर साउथ अफ्रीका की बात करें, साउथ अफ्रीका के ऊपर सैंक्शन लगाने की बात कर रहा है अमेरिका, लेकिन साउथ अफ्रीका यह कह रहा है कि तुम जितने चाहो उतने सैंक्शन लगा लो, हम फलस्तीनियों का साथ नहीं छोड़ेंगे। हमास ने एक कॉल दी है, अभी डेट डिसाइड नहीं हुई है, जब सारी दुनिया में अलग अलग मुल्कों में मार्च निकलेंगे इस बात के पक्ष में कि गजा के लोगों का है, उनको बाहर नहीं निकाला जा सकता। तो नेशनल प्रेशर है, इंटरनेशनल प्रेशर है, और यह जानकारी है कि कितनी भी लंबी लड़ाई चल जाएगी गजा में, कितने भी लोगों को मार दिया जाएगा, जो बचेंगे वो गजा छोड़ के जाने को तैयार नहीं होंगे। ठीक है, इजराइल हत्या करने पर लगा हुआ है, लगातार हत्याएं कर रहा है। हत्याओं का पागलपन मैं आपको एक एग्जाम्पल से समझाता हूं। एक इजरायली सैनिक था जिसने अपना मानसिक संतुलन खो दिया, अपना दिमागी तवाजुन खोकर वो अल्लाहू अकबर करने लगा। अब अल्लाहू अकबर की आवाज सुनते ही जी ये जो लोग हैं, आईडीएफ के लोग हैं, उन्होंने उसको गोली मार दिया। पहले यह प्रचार किया गया कि हमास के किसी बंदे को मार दिया गया है, लेकिन जब जांच हुई तो मालूम चला कि उन्होंने अपने ही एक सैनिक को मार दिया था। तो यह सिर्फ एक एग्जाम्पल दिया मैंने आपको यह बताने के लिए कि इस तरह की हरकतों के बावजूद 14 महीने में वो हमास को खत्म नहीं कर पाए। तो अब नई लड़ाई से वो हमास को खत्म कर देंगे, इसकी उम्मीद उनको भी बिल्कुल नहीं है। अगर आपको याद होगा तो कल मैंने बताया था कि इजराइल की जो डिफेंस पूरी की पूरी कम्युनिटी है, चाहे वो आईडीएफ हो, चाहे वो शिनबेट हो, या बाकी जो एजेंसीज हैं, उनके चीफ ने कल ही नेतन्याहू से बहुत साफ कह दिया था कि सीज फायर को जारी रखिए, हम अभी जंग लड़ने की कंडीशन में नहीं है। शायद इसका ही असर पड़ा है कि नेतन्याहू ने हमास की शर्तें मानी हैं, वहां पर ज्यादा ट्रक भेजे हैं और यह कहा है, कहलवाया है कि 3 लोग भी शनिवार को रिहा कर दोगे तो बातचीत जारी रहेगी। मुझे पूरी उम्मीद यह है कि अब जब हमास की कुछ डिमांड पूरी हो गई हैं तो 3 लोगों को रिहा किया जाएगा। असल में असली परेशानी यह चल रही है जो वेस्ट बैंक में चल रही है। पिछले 1 महीने में 44,000 लोगों को वेस्ट बैंक से बाहर निकाला जा चुका है। यह कहा गया है कि इस एरिया में ऑपरेशन होगा। ये जो आप भीड़ देख रहे हैं वो वेस्ट बैंक से बाहर जाते हुए लोगों की है, और सारी दुनिया वेस्ट बैंक के मामले में पूरी तरह से खामोश बैठी है। मुझे लगता है कि जो लोग गजा पे लगातार आवाज उठा रहे थे उनको वेस्ट बैंक पर भी आवाज उठानी चाहिए।